हेलो एवरीवन, मैं फ़हीम खान अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, अभी तक जो हमने एंशियंट हिस्ट्री में अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो प्राचीन भारत को जानने के इतिहास के स्रोत क्या हैं, इसी की स्टडी कर रहा था अपने लास्ट वीडियो में। और उसमें हमने 3 तरीके के सोर्सेज की बात की थी। एक तो पुरातात्विक स्रोत थे जिनके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, साहित्यिक स्रोत थे जिनके बारे में भी पढ़ा था। आज जो हमें अपने टॉपिक में पढ़ना है वो है बेटा विदेशी यात्रियों का वर्णन। ये वे विदेशी यात्री हैं जो तमाम, जैसे यूनान की बात कर ले, चीन की बात कर ले, अरबी की बात कर ले, ये वे लोग हैं जो अपने देश से चल कर के भारत की सरजमीन पर, भारत की धरती पर आए, भारत को देखा, जाना, समझा और भारत के बारे में बखान किया, भारत के बारे में बताया है। तो ऐसे लोगों के बारे में आज हमें सबसे पहले स्टडी करनी है। सबसे पहले हम 3 लोगों की बात कर रहे हैं जो सिकंदर महान की सेना के साथ में आए थे। सिकंदर महान की सेना के साथ 3 लोगों का जिक्र मैं करूंगा। एक तो नियार्कस था, आनेसिक्रेटस था और आस्टियोबुलस था। ये वे लोग हैं जो सिकंदर महान की सेना के साथ भारत आए थे। तो बेटा, सबसे पहली बात है, एक इंसान जिसका नाम था नियार्कस, आनेसिक्रेटस और ऑस्टियोबुलस, ये वो लोग हैं जो सिकंदर महान की सेना के साथ में आए थे। किसके साथ आए हैं? सिकंदर की सेना के साथ आए थे। सिकंदर महान की सेना के साथ भारत आया। सिकंदर महान की सेना के साथ भारत आए थे। और बेटा, मैं दूसरे नंबर पर बात करूंगा। बेटा, इसके बाद मैं बात करूंगा एक और इंसान था जो बेटा आया था, जिसका नाम था मेगास्थनीज। ये वो इंसान है जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये कौन था? सेल्यूकस निकेटर का दूत था। और आपसे एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, या चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में या उसके दरबार में आया। यहाँ से बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के, या ऐसे पूछेगा कि मेगास्थनीज किसके समय में भारत आया। तो आप डायरेक्ट आंसर देखें, चंद्रगुप्त मौर्य में किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी है और उस किताब का नाम है इंडिका। और बेटा, कल मैं इस इंडिका किताब का जिक्र कर चुका हूँ अपने लास्ट वीडियो में। मैंने बताया था कि यह भारत में रहता है, देखता है और भारत के बारे में लिखता है। लिखा इसने, इस इंडिका किताब के अंदर लिखा कि भारत में 7 वर्ण के लोग रहते हैं, जबकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहती है कि 4 ही वर्ण रहते हैं। तो इस तरीके से तमाम बातों का जिक्र किया। मैं अपनी बात को यहाँ पर बढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि अपने लास्ट वीडियो में इसका जिक्र कर चुका हूँ। बेटा, एक और इंसान था, इंसान का नाम था डायमेकस। ये जो डायमेकस था बेटा, सीरिया का जो शासक था, सीरिया के शासक ने अपना एक दूत भेजा भारत की धरती पर, और जिसके शासनकाल में, तो बेटा यहाँ पर लिख देंगे, सीरियाई शासक ने, किसने बेटा? सीरियाई शासक ने क्या किया था बेटा? बिंदुसार के दरबार में। कहाँ बेटा है? बिंदुसार के दरबार में अपना दूत भेजा था। अब बेटा, ये जो पॉइंट्स है, दिस इज द पीसीएस 2016, पीसीएस 2016 या 17 का क्वेश्चन था कि डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया। आप डायरेक्ट आंसर देंगे कि डायमेकस बिंदुसार के समय में भारत आया। एक इंसान और का जिक्र कर देते हैं। एक इंसान है डायोनिसियस। ये जो डायोनिसियस था, यह बेटा सम्राट अशोक के समय में, किसके समय में? सम्राट अशोक के समय में भारत आया था। सम्राट अशोक के समय में भारत आया। ऐसे बेटा और भी कई लोग हैं जिन्होंने तमाम तरीके की किताबें लिखी। एक इंसान था टॉलमी, और इस टॉलमी ने भारत का भूगोल नाम का किताब लिखी, जिससे हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है, भारत का भूगोल। एक इंसान और था जिसका नाम था प्लिनी, और इस प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नाम की बुक लिखी है। और इस नेचुरल हिस्ट्री से बेटा हमें
पेड़ पौधों, काहे की बेटा, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की जानकारी होती है। काहे की, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की जानकारी। तो बेटा ये विदेशी लोग हैं जो भारत की सरजमीन पर आए हैं और भारत के बारे में बहुत बड़े लेवल पर अपनी बातों को रखा है, भारत के बारे में बताया है, और यही वे चीज़ें हैं जो हमें इतिहास को समझने का स्रोत है। बेटा एक बात फिर मैं अपनी बात को रख रहा हूँ, बेटा इतिहास को रटना नहीं है, सीखना है। सीखा कैसे जाए, तो बेटा हर इतिहास की जानकारी का एक स्रोत है, यानी कोई भी घटना हुई है उस घटना का कोई ना कोई एक सर्टेन सोर्स है, उसी के बेसिस पर हम कहेंगे कि ये इतिहास है। तो नोट कर लिएगा, मैं रफ कर रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए बेटा। जो मैं अब पढ़ा रहा था मैं अपनी बात को रखूँगा, चंद पलों में रफ कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। और आगे जो हमें अपना इतिहास का टॉपिक पढ़ना है वो है प्राग ऐतिहासिक काल। बेटा मैं इसका डिवाइड पढ़ा चुका हूँ, इसका पढ़ा चुका हूँ कि जो इतिहास है या प्राचीन भारत का इतिहास है वो कैसे डिवाइड है। प्राचीन भारत का इतिहास 3 मेजर पार्ट्स में, यानी पत्थर और पत्थरों से बने औजारों के बेसिस पर हमारे इतिहासकारों ने एंशिएंट हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक प्राग ऐतिहासिक काल है, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल है, और तीसरा हमारा जो है बेटा वो ऐतिहासिक काल है। तो आइए बेटा हम लोग अपनी बात को रखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल से, और यहीं से मैं अपनी बात को रखूंगा। तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। और मैंने बताया था कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इस प्री हिस्टोरिक पीरियड को बेटा पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। हम बेटा अगर मैं बात करूं तो प्री हिस्टोरिक एज को पाषाण युग भी कहते हैं, या ऐसे कह सकते हैं इस काल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। और बेटा वो जो युग थे वो कौन कौन से हैं, एक था बेटा पाषाण युग था जो मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ, यानी स्टोन एज की बात हो गई थी, स्टोन एज है। और दूसरा बेटा है कॉपर एज। क्या है बेटा, कॉपर एज यानी कि ताम्र युग की बात। और आज जो मैं इतिहास का अपनी बात रखूंगा वो यहीं से अपनी बात को रखूंगा। जो हमें पढ़ना और पढ़ाना है, अपनी बात को कहाँ से रखना हो बेटा, आज हमें पढ़ना क्या है, पढ़ाना क्या है, वो है पुरा पाषाण काल पढ़ाना है। और जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा मध्य पाषाण काल होगा, और तीसरा होगा नवपाषाण काल। और बेटा तीनों वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, यानी पैलालिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज की आज हम लोग स्टडी करेंगे। और पहली हेडिंग डालें पुरा पाषाण काल यानी पैलालिथिक एज। आइए अपनी बात को रखते हैं पुरा पाषाण काल से, और हेडिंग लगाएं पुरा पाषाण काल यानी पैलालिथिक एज। तो पुरा पाषाण काल के बारे में जानते हैं। तो बेटा जब हम इस पुरा पाषाण काल की स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि एक न्यून टाइम पीरियड से लेकर के लगभग 8000 BC तक की का जो टाइम पीरियड है वो पुरा पाषाण काल का टाइम पीरियड माना जाता है। और कहा जाता है कि जो मानव था, यानी इस समय का जो मानव था, यानी जो पुरा पाषाण काल है, पुरा पाषाण काल का जो मानव था उस मानव को अनसिविलाइज्ड मानव कहा जाता है, असभ्य मानव कहा जाता है। यानी इस समय के मानव को कोई भी ज्ञान नहीं था, कोई भी ज्ञान नहीं था, किसी भी लिपि का ज्ञान नहीं था। हम फाइनली बात करें कि इस समय के मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था, कोई भी प्रोडक्शन का काम नहीं कर रहा था, यानी कृषि का ज्ञान नहीं था, कृषि का ज्ञान नहीं था। स्थायी निवास के स्थान नहीं थे, यानी निवास के यानी रहने के लिए स्थायी निवास स्थान नहीं हुए होते थे। यानी कह सकते हैं कि इस समय का जो मानव था उसकी जो जिंदगी का मकसद था वो सिर्फ एक ही काम था, खाना और घूमना, यानी घुमक्कड़ी जीवन हुआ करता था। और बेटा इनके जब स्थायी निवास स्थान नहीं थे तो बेटा जहाँ मन होता था अपने नाक के सामने चल देते थे, जहाँ रात हो जाती थी वहीं पर बेटा पेड़ों के ऊपर सो जाया करते थे। और पेड़ों से मिलने वाले फलों से, फूलों से, तालाबों से मिलने वाली मछलियों से
मछलियों को खा पी करके बेटा क्या कर रहे थे, अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे। यानी जो पूरा पाषाण काल का मानव है, हम फाइनली कहेंगे कि इस समय के मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था, पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई थी, बेटा स्थायी निवास के स्थान नहीं थे, यानी निश्चित निवास स्थान नहीं थे, खाना बदोश जिंदगी जी रहे थे। खाना बदोश व घुमक्कड़ी जीवन हुआ करता था। खाना बदोश का मतलब है कि कोई भी प्रोडक्शन का काम नहीं कर रहे थे, घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत कर रहे थे। रात जहाँ पर हो जाया करती थी, पेड़ों पर सो जाया करते थे, और बेटा इसी तरीके से ये अपने काम कर रहे थे। और बेटा अग्नि का ज्ञान नहीं था इन्हें, आग का ज्ञान था, आग को जानते थे मगर आग के प्रयोग से परिचित नहीं थे। और बेटा इतिहास लिखता है इस पूरा पाषाण काल के मानव के बारे में, इतिहास यही बात कहता है कि इस समय का जो मानव था, उस मानव को बेटा सबसे अच्छी बात जो थी, वो सबसे अच्छी बात ये थी कि जो खूंखार जानवर हुआ करते थे, उन जानवरों से अपनी आत्मरक्षा करने लगा था। इतिहास लिखता है इस घटना के बारे में ये कि इस समय के मानव की ये बेटा सबसे अच्छी घटना थी कि कम से कम वह खूंखार जानवरों से अपनी रक्षा करने लगा था। तो आइए जान लेते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल को अंग्रेजी बोलेंगे पैलालिथिक एज। पैलालिथिक एज हम क्या कहेंगे, पहले पॉइंट्स में कहेंगे कि इस समय का जो मानव था वो असभ्य मानव था, किसी भी लिपि का ज्ञान नहीं था। यानी जो इस समय का मानव था वो असभ्य मानव था, असभ्य मानव था, किसी भी यानी लिपि का ज्ञान नहीं था। सिंपल लिख दो बेटा, लिपि का ज्ञान नहीं था, लिपि का ज्ञान नहीं था, यानी कोई भी लिखित प्रूफ इसका नहीं मिलेगा। सेकेंड बात अगर मैं बात रखूं कि इस समय के मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था, कृषि का ज्ञान नहीं था, यानी कोई भी प्रोडक्शन का काम ये लोग नहीं कर रहे थे, प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे। सिर्फ क्या था, इनका जो जिंदगी थी, इनकी जो लाइफ स्टाइल थी, जो जीने का तरीका था, यानी वो क्या था, खाना बदोश एवं घुमक्कड़ी जीवन हुआ करता था। और घुमक्कड़ी जीवन होने की वजह से इनका कोई निश्चित निवास स्थान नहीं था, और निश्चित निवास स्थान न होने की वजह से स्केलेटन या मानव अस्थिपंजर के साक्ष्य भी इस पूरा पाषाण काल में आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि निश्चित निवास स्थान नहीं है। तो बेटा जहाँ मन हुआ वहाँ चला जा रहा है, जहाँ जंगल मिल गया, जहाँ पेड़ मिल गया, जहाँ खाने के मिल गया, वहीं पर इंसान रुक जाया करता था। रात हुई पेड़ों पर सो गया। यानी जब ऐसी कंडीशन आएगी तो बेटा हम फाइनली कहेंगे कि इस समय, या हम कहेंगे अस्थिपंजर का साक्ष्य नहीं मिलेगा। यानी फाइनली हम क्या कहेंगे कि जो मानव था, पशुपालन की शुरुआत नहीं थी इस समय, यानी पशुपालन की शुरुआत नहीं, यानी कोई भी पशुपालन की शुरुआत नहीं थी। यानी जो मानव का जीवन था, मानव का जीवन जो था वो बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या था, खाना बदोश। यानी जब वो प्रोडक्शन का कोई काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ खाने पर जिंदा थे, खाना बदोश व घुमक्कड़ी हुआ करता था, घुमक्कड़ी जीवन था। और खाना बदोश क्या कर रहे थे, लाइफ को चला कैसे रहे थे, वनों से प्राप्त फल फूल पत्तियों और बेटा शिकार की गई मछलियों पर ये डिपेंड थे। यानी वनों से प्राप्त, हम फाइनली क्या कहेंगे, वनों से प्राप्त फल फूल पत्तियों एवं शिकार की गई मछलियों, शिकार की गई मछलियों पर डिपेंड थे। और इन्हीं को खा पी करके क्या कर रहे थे, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे थे। बेटा एक बात और, इस समय का जो मानव था, इस मानव को अग्नि का ज्ञान तो था, अग्नि का ज्ञान तो था, परंतु अग्नि के प्रयोग से वंचित थे, अग्नि के प्रयोग से वंचित, यानी अग्नि का प्रयोग नहीं जानते थे, आग का
ज्ञान था मगर बेटा उसका यूज नहीं जानते थे। और बेटा एक इतिहास की यानी इस समय के इतिहास की जो सबसे अच्छी घटना मानी जाती है वो थी कि इस समय का जो मानव था अपनी आत्मरक्षा करना जान गया था, आत्मरक्षा करना जान गया था। यानी कहने का मतलब है कि जो खूंखार जानवर मिल जाया करते होंगे, शेर हाथी मिल जाया करते होंगे, तो वो इंसानों को खा जाया करते होंगे, तो वो इंसान या इस समय का इंसान बेटा क्या करता था, उन जानवरों से अपनी रक्षा करना जान गया था। यानी कहा जाता है कि ये जो मानव अपनी आत्मरक्षा करना जान गए थे, बेटा कहते हैं कि इतिहास में इसे एक क्रांतिकारी घटना माना गई। यानी इस समय के मानव की इसे एक क्रांतिकारी घटना कहा गया है। ये अच्छी बात है कि ये वो मानव है जो बिल्कुल अनसिविलाइज्ड है, असभ्य मानव है, जिसे अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं है, क्या खाना है, क्या पहनना है, भोजन कैसे करना है, जब इस चीज़ की तमीज़ नहीं है और बेटा वो खूंखार जानवरों से अपनी रक्षा करने लगा। इतिहास कहता है ये उस समय के मानव की एक बहुत बड़ी घटना थी, इसलिए इतिहास इसे क्रांतिकारी घटना कहता है। और फाइनल रिजल्ट पर अगर पहुँचे तो इस पूरा पाषाण काल के मानव के फाइनल रिजल्ट की बात करें, एकदम फाइनल रिजल्ट की बात करें तो इतिहास कहता है कि इंसान और जंगली जानवर में कोई फर्क नहीं था। जो काम इंसान कर रहा था वही काम जानवर कर रहे थे। और बेटा रहन सहन में कोई विशेष फर्क नहीं था। जिस तरीके से मनुष्य सिर्फ उपभोक्ता था, बेटा जानवर भी तो एक उपभोक्ता है, कंज्यूमर ही तो है। तो बेटा हम फाइनल रिजल्ट की बात करें कि जो पूरा पाषाण काल का मानव था, हम कह सकते हैं कि इंसान और जानवर में कोई भी फर्क नहीं था। इससे ज़्यादा इस टॉपिक में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नोट कर लीजिएगा। और बेटा हमारी कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को समझ में ना आए तो प्लीज़ उससे रिक्वेस्ट है हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट ज़रूर करें और हमें ज़रूर बताएं, तो हम और सुधार करने की कोशिश करेंगे। रफ करते हैं, अगली हेडिंग पढ़ते हैं। क्या बेटा अगली जो हेडिंग हमारी है वो है बेटा मीजोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल। आइए बेटा अगली हेडिंग हम पढ़ते हैं, मध्य पाषाण काल। रफ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगली हेडिंग है मध्य पाषाण काल यानी मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज में बहुत कुछ हमें नहीं पढ़ना है, 2-4 घटनाओं को ही पढ़ना है और उसके बाद हम तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। यानी हम क्या पढ़ने चाहिए, तो अगली जो टॉपिक है मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल को हम अंग्रेजी में बोलेंगे मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज मध्य पाषाण काल। बेटा मध्य पाषाण काल में इतिहास कहता है कि इस समय का जो मानव था, लोग शिकार पर ही अभी भी निर्भर थे। यानी जैसे कि उस समय यानी पूरा पाषाण काल का लोग भी शिकार कर रहे थे। इतिहास कहता है कि मध्य पाषाण के लोग यानी अधिकांश लोग अभी भी शिकार पर ही डिपेंड थे, मगर बेटा अब शिकार करने के तरीके बदल गए थे। अभी तक क्या था, लोग पत्थरों से मार करके ऐसे शिकार कर रहे थे। अब क्या था, पशुओं से संबंध अच्छे होने लगे थे। अब वो क्या कर रहे थे, शिकार को और बेहतर करने के लिए कुत्ते जैसे जानवरों को पालने लगे थे। और बेटा कहा भी जाता है कि इंसान के द्वारा पाला गया पहला जो जानवर था, पालतू जानवर था, वो कुत्ता ही था। बेटा दूसरी बात है, बेटा जो पूरा मध्य पाषाण काल है, इस मध्य पाषाण काल से ही बेटा लोग स्थायी निवास स्थान होने लगे थे धीरे धीरे। और मानव अस्थिपंजर के साक्ष्य आपको मध्य पाषाण काल से ही मिलते हैं। यानी मानव अस्थिपंजर के साक्ष्य आपको कहाँ से मिलते हैं, मध्य पाषाण काल से मानव अस्थिपंजर के साक्ष्य मिलते हैं। और अगली बात करें तो बेटा कहा जाता है कि जो मध्य पाषाण काल था, इस मध्य पाषाण काल के जो लोग थे, जब उनके जानने वाले लोगों की डेथ हो जाया करती थी, वो अपने मृतकों को कब्र के अंदर दफनाया करते थे, उनकी समाधियां बनाया करते थे। और कहते हैं कि उनकी समाधियों के साथ उनके खाने पीने की वस्तुएं, उनके द्वारा यूज़ किए गए जो हथियार होते थे पत्थर के या जिन चीज़ों के हथियार होते थे, उनको भी उनकी कब्र के साथ में दफन, उनकी डेड बॉडी के साथ में दफन कर दिया जाता था। ऐसा इसलिए कहते हैं, जब इतिहास की स्टडी करो तो पता चलता है कि ये लोग भी लोक परलोक से परिचित हो चुके थे, अच्छे और बुरे को धीरे धीरे समझने लगे थे, स्वर्ग और नर्क की बातें ये लोग भी जानने लगे थे। तो यही पढ़ना है हमें इसके अंदर। तो सबसे पहली बात है कि जो मध्य पाषाण काल के लोग हैं,
यानी अभी भी जो मध्य पाषाण काल है, इसके जो अधिकांश मानव थे, अधिकांश मानव आज भी क्या था, शिकार पर ही निर्भर थे। इस पर शिकार पर ही निर्भर थे, यानी शिकार पर ही डिपेंड थे, पहली बात। दूसरी बात थी कि बेटा पशुओं से संबंध अच्छे होने लगे थे, यानी पशुपालन की शुरुआत कर दी थी उन्होंने, पशुओं से संबंध अच्छे होने लगे थे, पशुओं से संबंध अच्छे होने लगे थे, अच्छे होने लगे थे। यानी हम कह सकते हैं कि पहला पालतू जानवर जो था, इंसान के द्वारा जो पहला पालतू जानवर है वो बेटा डॉग था, कुत्ता था बेटा। और अगर मैं बात करूं जो मानव अस्थिपंजर है, मानव यानी ह्यूमन स्केलेटन, यानी मानव अस्थिपंजर, आपसे पूछा भी जाता है मानव अस्थिपंजर, ह्यूमन स्केलेटन के जो साक्ष्य हैं, ये साक्ष्य आपको मध्य पाषाण काल से ही मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? मध्य पाषाण काल से ही मिलते हैं, और लास्ट पॉइंट है कि जो इस समय का मानव था अपने मृतकों को समाधियों में गाड़ते थे, और उनके साथ यानी इस समय का जो मानव है, यानी जो ये मानव है अपने मृतकों को कब्र या समाधियों में दफनाते थे, समाधियों में दफनाते थे या गाड़ते थे, समाधियों में दफनाते थे, और उनके साथ खाने पीने की वस्तुएं, उनके साथ खाने पीने की वस्तुएं एवं हथियार आदि भी रख देते थे। और बेटा फिर वही बात है, ये रख देते थे तो ये किस बात का इंडिकेशन था? ये इंडिकेशन था कि इस समय का जो मानव था, ये मानव जो था ये बेटा लोक परलोक की बातें करने लगे थे, यानी ये लोग भी लोक परलोक की बातें करने लगे थे, यानी इसके बारे में इनको ज्ञान आ चुका था, यानी स्वर्ग और व नर्क के बारे में भी जानने लगे थे। ये वर्ड हटा सकते हैं बेटा, लोक परलोक की बात करने लगे थे। और बेटा इतिहास लिखता है इनके बारे में कि ये लोग ऐसा भी सोचते थे कि बेटा जब ये इंसान पुनर्जन्म लेगा तो बेटा हो सकता है वो तलवार सीख करके पैदा हो, वो पत्थर चलाता हुआ नहीं पैदा होगा, इन द सेंस कहने का मतलब उसके अंदर ऐसे गुण होंगे। तो बेटा ये मध्य पाषाण काल की घटनाएं हैं बेटा, इसमें इससे ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और वादे के साथ आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं, कभी कदार यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग वाले नव पाषाण काल, जो कि वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक एज की बात करेंगे। मैं इसको रफ करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। फिर वही बात है, अगर कोई भी बात समझ में ना आए तो बेटा हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के बेटा कमेंट ज़रूर करें, हमारी गलतियों को ज़रूर बताएं। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस पर डिस्कस भी हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल यानी कि इसको हम बोलेंगे नियोलिथिक एज। और बेटा नियोलिथिक एज, दिस इज द वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर वे चीज़ें हैं कि जो इंसान है बेटा कृषि करना जान गया है। कृषि करना जान गया यानी अभी तक इंसान क्या था, सिर्फ और सिर्फ क्या था, उत्पादक करता नहीं था, सिर्फ क्या था, कंज्यूमर था, उपभोक्ता था। यानी जब कृषि करेगा तो वो चीज़ों को प्रोडक्शन भी करेगा और कंज्यूम भी करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि इस समय का जो मानव था वो कृषि की शुरुआत कर दी थी, यानी कृषि की शुरुआत कर दी थी। और कृषि की शुरुआत की है तो दो चीज़ें, तो सबसे पहली बात अब वो क्या करेगा, प्रोडक्शन भी करेगा और कंज्यूमर की तरीके से यूज भी करेगा। यानी कहने का मतलब है अब वो उत्पादन करता और उपभोक्ता दोनों का ही काम करेगा।
बेटा पशुपालन की भरपूर यानी पशुपालन की अच्छी तरीके से शुरुआत हो चुकी थी। पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। तीसरी बात थी कि बेटा ये लोग अग्नि के, बेटा मैं पूरा पाषाण काल में बताया था कि ये लोग अग्नि से तो परिचित थे, आग को जानते थे, मगर उसके प्रयोग से वंचित नहीं थे। मगर बेटा यहाँ पर जान लेना, ये लोग क्या है बेटा, अग्नि के प्रयोग से भी वंचित नहीं रहेंगे। यज्ञ का यानी अग्नि का उपयोग जान गए थे, इसका प्रयोग करने लगे। और उपयोग जाने तो क्या सबसे पहले चेंजेस आया, जो भोजन था उस भोजन को पका कर खाने लगे। और भोजन को पका कर खाने लगे तो बेटा इनकी लाइफ में दो चीजें चेंजेस देखने को मिले होंगे। पहली तो चीज है जो भोजन है, भोजन का स्वाद बढ़ा होगा, टेस्ट बढ़ा होगा। और बेटा जब ये कच्चे जानवरों को ऐसे पकड़ते होंगे, ऐसे खा जाते होंगे, तो तमाम तरीके के बैक्टीरिया इनकी बॉडी के अंदर जा रहे होंगे। इनकी जो जीवन प्रत्याशा होगी, जीवन जीने की जो समय होगा वो कम होगा। इससे क्या होगा, इनकी जीवन प्रत्याशा भी बढ़ी होगी। तो बेटा ये सुधार आए होंगे। और बेटा हाल ही में एक नासा की रिसर्च भी ये थी कि बेटा भोजन को पका करने के पीछे, पका कर खाने के पीछे का ये भी रीज़न था। एक तो खाना टेस्ट में अच्छा लगा, अब वही बेटा जो लेग पीस होगा मुर्गे का, बेटा वो लेग पीस अब बेहतर स्वाद के साथ अच्छा लगेगा। और बेटा अब क्या होगा, उससे बीमारियां भी कम होगी, उनकी लाइफ भी बढ़ी होगी, जीवन प्रत्याशा भी बढ़ा होगा। ये सब भी होगा। निश्चित निवास स्थान के घर बनाए। बेटा अब क्या था, यानी इंसान क्या जो था, निश्चित निवास स्थान के घर बनाए। निश्चित निवास स्थान के इस समय मानव ने क्या किया, घर बनाए। और बेटा घर बनाए तो अब जो मानव था, इस मानव का जीवन यानी मानव का जो जीवन है वो बेटा खाना बदोश न रहा, खाना बदोश व घुमक्कड़ी न रहा। अब बेटा इंसान के पास काम हुआ करते थे, अब वो उसका जीवन खाना बदोश न रहा, घुमक्कड़ी न रहा। बेटा मिट्टी के बर्तन बनाना जान गया था, उन पर पॉलिश भी करने लगा था। तो मिट्टी के बर्तन मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, मिट्टी के बर्तन बनाना जान गया था। और बेटा मैं बात करूं, पहिए का आविष्कार कर लिया था। पहिए का आविष्कार ही इंसान ने क्या था, इसी नियोलिथिक एज में ही कर दिया था। और हमें इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा हमें इस नियोलिथिक एज में पढ़ना नहीं। एक बार फिर से हम अपनी आज की क्लास को देखते हैं। मैंने बेटा पूरा पाषाण काल पढ़ाया। पूरा पाषाण काल में मैंने यही बताने की कोशिश की कि इस समय का जो मानव था, जो इंसान था, इंसान और जानवर में कोई भी फर्क नहीं था। जो काम इंसान कर रहा था वही जानवर कर रहा था। इंसान का जीवन निश्चित निवास स्थान नहीं थे, जिंदगी यानी लाइफ खाना बदोश व घुमक्कड़ी हुआ करती थी। इस वजह से बेटा मध्य या पूरा पाषाण काल में कोई भी मानव अस्थिपंजर के साक्ष्य नहीं मिलते, अग्नि का प्रयोग नहीं जानते थे, और भी तमाम बातें बेटा फल फूल पत्तियों पर अपनी जिंदगी को डिपेंड कर रखे थे। पशुपालन की शुरुआत नहीं थी, कृषि की शुरुआत नहीं थी। यही सारी बातें मैंने आप लोगों के आगे रखी। मध्य पाषाण काल में मैंने बताया कि बेटा धीरे धीरे इंसान क्या था कि अच्छाइयों की तरफ बढ़ने लगा, पशुपालन की शुरुआत कर दी थी। बेटा कृषि की शुरुआत नहीं है, मगर मैक्सिमम लोग अभी भी शिकार पर डिपेंड थे। लोग परलोक के बारे में जानने लगे थे, अच्छे बुरे की बातें जानने लगते थे। मगर बेटा मध्य पाषाण काल में मानव अस्थिपंजर के साक्ष्य सबसे पहले मिलते हैं। और नियोलिथिक एज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि मानव ने पहिए का आविष्कार कब किया था, तो नव पाषाण काल है। और नव पाषाण काल के ही अंतिम दिनों की अगर मैं बात करूंगा तो नव पाषाण काल के अंतिम दिनों में ही बेटा क्या है, जो इंसान था, इस इंसान ने तांबे की भी खोज कर ली थी। यानी नव पाषाण काल के जो अंतिम चरण था, इस अंतिम चरण में जो मानव था, इस मानव ने बेटा कॉपर या तांबा की खोज कर ली थी।
तांबा की खोज कर ली थी। और बेटा इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं से ख़त्म करता हूँ। आज की क्लास के लिए इतना ही। बेटा कल अपने नए वीडियो में मैं हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ मैं मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों के लिए लाभप्रद लगे कि बेटा एग्जाम ओरिएंटेड मैं अपनी बात को रखता हूं आपके आगे, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। नमस्ते, आज के लिए इतना ही।